और सीधा सा है। सबसे पहले कि एक एजेंट होता कौन है? तो एजेंट जो है वो एक इंटरमीडिएरी होता है, मध्यस्थ होता है। किसके बीच में? बीमा कंपनी के बीच में और ग्राहक के बीच में, कस्टमर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। क्या होता है? मध्यस्थ होता है, जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 1938 के सेक्शन 42 के अंतर्गत लाइसेंसधारी होता है, जिसको लाइसेंस मिला है। 38 होगी असाइनमेंट की, सेक्शन 38। सेक्शन 39 हो गया नॉमिनेशन का, और सेक्शन 42 हो गया इंश्योरेंस एजेंट का। ये साथ साथ लिखते रहो, कॉपी में बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो एक एजेंट कौन होता है? वो इंटरमीडिएरी होता है, मध्यस्थ होता है। किसके बीच में? इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में। और इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 42 के तहत उसको लाइसेंस मिलता है। क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। योग्यता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10वीं पास। अब उसको 10वीं पास भी है, अब उसको जो है अपना जो है लाइसेंस लेने से पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग क्या लेनी पड़ती है? अगर वो इंडिविजुअल एजेंसी अप्लाई करता है तो उसको 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है। कंपोजिट करता है तो 75। आप पूछोगे जी ये इंडिविजुअल कंपोजिट क्या है? तो आप अपने पैन कार्ड पे 3 एजेंसी ले सकते हो मुन्ना जी। 3 एजेंसी ले सकते हो अपने कार्ड पे, एक लाइफ इंश्योरेंस की, एक जर्नल इंश्योरेंस की और एक हेल्थ इंश्योरेंस की। तो जो एक एजेंसी के लिए अप्लाई करता है, जैसे आप लोगों ने LIC के लिए अप्लाई करा, तो आप इंडिविजुअल एजेंट हो गए। अब कोई साथी और भी होते हैं जो लाइफ और जर्नल वही सोचता है मैं गाड़ी गुड़ियों के भी इंश्योरेंस करूंगा, तो वो जर्नल इंश्योरेंस में अप्लाई कर देता है, तो वो कंपोजिट हो गया। क्या मेरी बात पहुंच गई? एक के लिए करोगे तो इंडिविजुअल हो, और 2 के लिए करोगे तो कंपोजिट हो जाओगे। तो इंडिविजुअल को 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है और कंपोजिट को 75 की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक एजेंट कौन होता है? एक एजेंट मध्यस्थ होता है, किसके बीच में? बीमा कंपनी के बीच में और ग्राहक के बीच में। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 42 के तहत लाइसेंस मिलता है उसको, और क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए वो, और उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर इंडिविजुअल एकल एजेंट है तो 50 घंटे की, और कंपोजिट है, कंपोजिट को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त या समग्र अभिकर्ता है, तो उसको 75 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और उसको एक एग्जाम पास करना होता है, जो आप लोगों का एग्जाम है जो ट्रिपल आई इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लेता है, वहां से उसको एग्जाम पास करना पड़ता है। उसी की तैयारी हम लोग करने लग रहे हैं। और लाइसेंस जो है वो उसको IRDAI देता है, जो रेगुलेटरी बॉडी है। IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। लिख लीजिए IRDAI फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो ये लाइसेंस जो है IRDA के द्वारा आप लोगों को मिलेगा। आप एग्जाम पास करेंगे, पास तो 100% करेंगे हम लोग। तो लाइसेंस जो है IRDA की तरफ से मिलेगा, पूरे लाइफ टाइम के लिए मिलता है। पहले ये 3 साल के लिए मिलता था, जब रिन्यू करवाना पड़ता था। अब IRDA ने आप लोगों को सुविधा कर दी, पूरी जिंदगी भर के लिए आपको लाइसेंस दे दिया कि आप बीमा क्षेत्र में पूरी जिंदगी भर के लिए काम कर सकते हैं, एक बार एग्जाम पास करने के बाद। तो इसकी फीस जो है लाइसेंस इशू करने की 250 रुपए है, और इन केस अगर लाइसेंस किसी वजह से गुम हो जाए तो डुप्लीकेट अगर लाइसेंस आपको लेना है तो 50 रुपए लग के देगी। ये चीजें याद कर लो, क्वेश्चन इसमें किसी से पूछ सकता है। और इन केस अगर किसी वजह से जो लाइसेंस अगर कैंसिल हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, भाई कोई गलत कार्य है, कोई गलत पॉलिसी बेच दी, कस्टमर ने शिकायत कर दी, कोई गंभीर शिकायत कर दी, कस्टमर का प्रीमियम जमा नहीं करा, इस तरह की शिकायत होगी, तो कोई गिल्टी फाउंड किया जाता है, तो उस केस के अंदर क्या है कि उस लाइसेंस को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो 5 साल तक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 5 साल तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। पहले मैंने कहा कि अब तो लाइफ टाइम के लिए मिल गया, लेकिन पहले जब 3 साल के लिए लाइसेंस मिलता था तो उस टाइम पे रिन्यू करवाना होता था। तो रिन्यू करवाने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। तो उसमें इंडिविजुअल एजेंट था जिसके पास एक ही एजेंसी होती थी, उसको 25 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, और जो कंपोजिट होता था उसको 35 घंटे की। एक बार हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। तो एक एजेंट कौन होता है? एजेंट बीमा कंपनी में के रूप में काम करने वाला, जो है बीमा कंपनी और ग्राहक के बीच में मध्यस्थ होता है, जो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के तहत लाइसेंस धारी होता है। योग्यता इसकी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। प्रशिक्षण जो लेना है व्यक्तिगत, एक अकेले जो एजेंसी है उसको 50 घंटे, समग्र को जो कंपोजिट एजेंसी है उसको 75 घंटे। और आवेदक को इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बीमा संस्थान के रूप में जो परीक्षा बॉडी है उस द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। लाइसेंस जो है वो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जीवन भर के लिए मान्य है। फीस है लाइसेंस जारी करने के लिए 250 रुपए, गुम हो जाने पर 50 रुपए के भुगतान पर डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जा सकता है। और लाइसेंस अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए, अयोग्य हो जाए, तो और वो दोषी पाया जाता है तो उस केस के अंदर क्या है, 5 साल तक वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता।
और लाइसेंस का नवीनीकरण रिन्यू करवाना हो तो 3 वर्षों के बाद, तो व्यक्तिगत जो एजेंट है उसको 25 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और जो कंपोजिट है यानी कि समग्र भी करता है उसको 35 घंटे की लेनी पड़ती है। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है। मुन्ना कुमार जी, दलजीत मैम, मधु मैडम, कोई क्वेश्चन? वैसे तो रट्टे वाला था, ये रट्टा इसमें लगता है, सीधा सीधा ज्यादा समझाने वाली चीज थी। ओके, टॉपिक नंबर 9, स्टैंडर्ड एज प्रूफ, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, मानक आयु प्रमाण पत्र, गैर मानक आयु प्रमाण पत्र। अब हमें कोई बीमा करवाना है तो सीधी सी बात है, हमें अपना एज प्रूफ तो देना होगा। अब सबसे मेन क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि क्वेश्चन पूछता है कि बीमा कंपनी आयु प्रमाण पे इतना जोर क्यों देती है? बीमा कंपनी आयु प्रमाण पत्र पे इतना जोर क्यों देती है? क्यों देती है एज प्रूफ के ऊपर? दलजीत मैम बता सकते हो क्यों देती है एज प्रूफ पे इतना फोकस क्यों करती है? हाँ जी, ओके। तो एज पे, एज प्रूफ पे इतना फोकस इसलिए करती है कि मैडम एज से तो पता चलता है कि बंदे के ऊपर रिस्क कितना है। रिस्क पता करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके लिए हम प्रीमियम कितना लेंगे, और प्रीमियम भाई इस पॉलिसी को लेना है कि नहीं लेना है, और लेना है तो कितने प्रीमियम पे लेना है, वो किससे पता चलेगा? एज से पता चलेगा। क्या एक 24 साल के लड़के का और एक 58 साल के व्यक्ति का बराबर रिस्क है क्या? 24 साल वाले पे रिस्क नहीं है, और 58 साल वाला क्या एक रिस्क एज में चला गया, उसकी तो बीमारी के कारण किसी भी कारण पर डेथ हो सकती है, तो उसका रिस्क ज्यादा है। तो इस पे क्या है कि जब एज प्रूफ कंपनी के पास आएगा तो इस एज प्रूफ से वो डिसाइड करेगी कि इस पे कितना रिस्क बनता है। तो एक 24 साल वाले व्यक्ति का कम प्रीमियम लेगी और 58 साल वाले का ज्यादा प्रीमियम लेगी, क्योंकि 58 साल वाले पे रिस्क ज्यादा है। ये पता कैसे चलेगा? एज प्रूफ से। तो इसमें एज प्रूफ के अंदर है ना 2 कैटेगरी रख दी है इंश्योरेंस कंपनियों ने, कि एक तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ कर दिया, एक नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एज प्रूफ वो प्रूफ होते हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनियां मानती है कि ये सही जो है आयु प्रमाण है, गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा जारी प्रमाण है, और इस बेसिस के ऊपर क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बीमा दे देती है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ को ले लेती है, लेकिन बीमा उस पर ज्यादा नहीं दे पाती। 2, 4, 5 लाख रुपए तक तो इंश्योरेंस वहां पे दे देती है, लेकिन ज्यादा नहीं दे पाती नॉन स्टैंडर्ड के ऊपर। तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ में क्या क्या आता है, इस पे क्वेश्चन आएगा। स्टैंडर्ड में आपका आ गया बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, आपका 10वीं का पास सर्टिफिकेट, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और एक ये बपटिज्म सर्टिफिकेट। अब इसमें नहीं पूछोगे बपटिज्म सर्टिफिकेट क्या होता है ये? बताओ। हाँ जी, अनम्यूट करके कोई तो बता दीजिए। मुन्ना कुमार जी बताएं क्या? क्या क्या सर, एक बार बोलिएगा। और बपटिज्म सर्टिफिकेट के बारे में बताएं। एक बार आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपने। मधु मैडम वीडियो ऑन कर लीजिए, दलजीत मैम वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो सर। जी जी सर, क्रिश्चियन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बॉप्टिज्म सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो क्रिश्चियन चर्चेज होती है, तो वो ये सर्टिफिकेट जारी करती हैं, क्योंकि वो अपने जो भी उनकी कम्युनिटी के अंदर चाहे कोई बर्थ हुआ हो, कोई डेथ हुई हो, कोई शादियां हुई हो, तो वो सबके रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करते हैं, और उसके बेसिस पे एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं जिसको हम बपटिज्म सर्टिफिकेट बोलते हैं। हिंदी में से बपतिस्म प्रमाण पत्र बोला जाता है, जिसको इंश्योरेंस कंपनियां स्टैंडर्ड एज प्रूफ में मानती है, और इसी के ऊपर लगभग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि फिर दूसरा हम कर लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो ये नॉन स्टैंडर्ड कौन से हो गए? पहली बात तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ वो है जिसके अंदर पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, और वो किसी गवर्नमेंट इशूइंग अथॉरिटी द्वारा जारी है, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ हो गए जैसे हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, या कोई हॉरोस्कोप, या कोई कुंडली, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे कहते हैं कि मैं इस पते का जन्म से स्थायी निवासी हूँ, और निगम के हिसाब से मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, वहां पे आपका जो निगम का पार्षद होता है वो आपके मोहर मार के साइन कर देता है, वो होगी सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये किसमें आते हैं? नॉन स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। ये किसमें आते हैं? नॉन स्टैंडर्ड में। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड एज प्रूफ? ए ऑप्शन आधार कार्ड, बी ऑप्शन वोटर कार्ड, सी ऑप्शन सेल्फ डिक्लेरेशन, डी ऑप्शन बपटिज्म सर्टिफिकेट। आंसर क्या होगा? मैं क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं, इनमें से कौन सा
मानक स्टैंडर्ड एज प्रूफ है? ए ऑप्शन आधार कार्ड, बी ऑप्शन वोटर कार्ड, सी ऑप्शन सेल्फ डिक्लेरेशन और डी ऑप्शन बपटिज्म सर्टिफिकेट। क्या आंसर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मधु मैडम आप नहीं बता रहे आंसर, आपसे पूछा था मैंने तो। यस सर। अभी आप बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने रखना, अब आपको आंसर करना है। इनमें से